हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने जो सपना देखा था, आज फाइनली वो सपना जो है वो पूरा होने वाला है। उन्होंने जिस काम की शुरुआत करी थी, आज फाइनली वो काम पूरा होने वाला है। इंडिया ने अपना खुद का जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया है। ये बात है 6 अप्रैल 2026 की, जब इंडिया ने तमिलनाडु के कलपक्कम शहर में अपना खुद का एक न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश किया है। अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए यूएस, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना जैसे बड़े-बड़े देशों ने जो है वो घुटने टेक चुके थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो खर्च करना पड़ा था। उसी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए इंडिया ने सिर्फ कुछ ही मिलियन डॉलर्स का जो है वो खर्च करा है और ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया है। और ना सिर्फ हमने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, जो आज से पहले किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए हमें किसी भी इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई फ़ॉरेन मशीन्स की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, ना ही फ़ॉरेन साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ी। बल्कि इंडिया ने अपने ही खुद के साइंटिस्टों के ज़रिए, अपने खुद के टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपने खुद की मशीन्स के ज़रिए पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तरीके से जो है वो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि इस सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो काम कैसे करता है और इस चीज़ के आखिरकार क्या फ़ायदे हैं। तो सारी चीज़ों को जो है वो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है जब डॉक्टर होमी बाबा ने 1954 में एक सपना देखा था। एक ऐसा सपना अपने देश को न्यूक्लियर पावर बनाने का और अपने देश के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टेब्लिश करने का। उनका विज़न बिल्कुल ही क्लियर था, बिल्कुल सिंपल था कि कैसे भी करके वो अपने देश को जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बना के रहेंगे और ये जो काम उन्होंने किए वो सिर्फ़ 18 महीनों के अंदर ही करेंगे। उस टाइम पर बड़े-बड़े देशों के पास जैसे यूएस, जर्मनी के पास ही न्यूक्लियर रिएक्टर होते थे। लेकिन डॉक्टर होमी भाभा का जो सपना था, जो विज़न था, वो बिल्कुल सिंपल था कि कैसे भी करके अपने देश के अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को एस्टेब्लिश करेंगे। इन चीज़ की उन्होंने शुरुआत करी। उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का एक 3 स्टेज का मॉडल बनाया, एक उनका ब्लूप्रिंट तैयार किया न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए कि कैसे करके एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके से, कम पैसों की मदद से एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई, वो थी यूरेनियम की प्रॉब्लम। यूरेनियम वही एक प्रोडक्ट है जिसका यूज़ करके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पावर को जनरेट किया जाता है, लेकिन यूरेनियम हमारे देश में सिर्फ 1 ही परसेंट है। और उस टाइम पे फॉरेन रिलेशन जो थे हमारे देश के दूसरे देशों से, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और कोई भी देश अपना देश का यूरेनियम देने को तैयार नहीं था इंडिया को। तो डॉक्टर होमी भाभा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे करके यूरेनियम का जो है वो कहीं से भी एक मेथड या फिर उनका तोड़ निकाला जाए। तो उनके सामने एक चीज़ उन्हें देखने को मिली जो कि किसी सोने से कम नहीं थी, वो थी थोरियम। अब थोरियम जो है वो तमिलनाडु, उड़ीसा और केरला के कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है और थोरियम को जो है वो हमारे देश में 25% रिज़र्व है थोरियम का, जो कि बाकी के देशों से बहुत ज़्यादा है। और लेकिन उनके सामने एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई कि थोरियम का जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एज़ अ यूरेनियम, जिसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर बनाने के लिए। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन था। थोरियम का हम एज़ ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ यूजेबल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के फर्स्ट स्टेप के लिए। डॉक्टर होमी बाबा ने एक ऐसे मेथड को तैयार किया, एक ऐसे 3 स्टेज मेथड को तैयार किया जिसमें पहले स्टेज के वेस्ट को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है सेकंड स्टेज के लिए। उसी मेथड की मदद से और उसी मेथड के उस ब्लूप्रिंट से जो है वो आज हमारे देश में, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के साइंटिस्टों ने जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है वो बना लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। न्यूक्लियर के फर्स्ट स्टेज में यूरेनियम और हैवी वाटर का यूज करके एक इलेक्ट्रिसिटी और एक प्लूटोनियम नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्लूटोनियम वही प्रोडक्ट है जिसको एज अ वेस्ट की तरह, यूजेबल फ्यूल की तरह जो है वो यूज किया जाएगा सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में यही न्यूक्लियर रिएक्टर प्लूटोनियम का यूज करके फ्यूल जनरेट करेगा। और यही चीजें जो है वो इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा खास बनाती है बाकी के देशों से, कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न सिर्फ फ्यूल को कंज्यूम करेगा, बल्कि फ्यूल को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर मान के एग्जांपल के लिए मान के चलो कि अगर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर 100 यूनिट फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, तो वो 120 यूनिट फ्यूल को जो है वो जनरेट करेगा। वो अपना खाना जो है वो खुद से बनाएगा। फाइनली थर्ड स्टेज के अंदर थोरियम का यूज करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा कि आने वाले 700 सालों तक जो है वो देश में इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी कमी नहीं होगी। देश के अंदर फ्री में और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर या फिर किसी भी और लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देश के अंदर 700 सालों तक का रिज़र्व है इलेक्ट्रिसिटी का। और इलेक्ट्रिसिटी का इतने सालों तक रिज़र्व होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है।
अभी इज़राइल और ईरान की जो वॉर हुआ था, उस दौरान ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर दिया, तो सारे फ्यूल का जो पूरी मार्केट थी, वो पूरी तरह से क्लोज़ हो गई। पूरी तरीके से जो है वो शट डाउन हो गई। देशों के अंदर जो है वो फ्यूल के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका जितने ऐसे बड़े-बड़े देश थे, उनके देशों के अंदर फ्यूल के प्राइसेज़ एकदम से जो है वो इंक्रीज़ कर गई। अब इसी चीज़ को देखते हुए यही चीज़ का कारण जो है वो हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी को इतनी ज़्यादा रिज़र्व बरत रहा है कि हमें किसी दूसरी कंट्री पर जो है वो डिपेंड नहीं होना पड़े, अगर आगे चलकर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है तो। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो क्रिटिकैलिटी तक पहुँच चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता क्रिटिकैलिटी आखिरकार होती क्या है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि क्रिटिकैलिटी का मतलब होता है कि उस स्टेज तक पहुँच जाना जहाँ ये मशीन्स जो है वो ऑन हो चुकी है। सिंपल भाषा में ये मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है और अब लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार नहीं है। अभी इसका थर्ड स्टेज होना बाकी है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिनों में या फिर कह लो कि थोड़े बहुत सालों में वो भी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यह जो है वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लग जाएगा। इतनी बड़ी अचीवमेंट को खुद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जो है वो पूरे दुनिया भर में इस चीज़ का खुलासा किया और अपने अचीवमेंट को जो है वो हासिल किया। ये सारी चीज़ें और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट जो हासिल हो पाई है वो सिर्फ डॉक्टर होमी भाभा के मेथड से, उनके ब्लूप्रिंट से और आज के समय में जितने भी हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों की मदद से ये जो सारी चीज़ें जो है वो हो पाई है और आज हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूएस जैसे देशों को $12 बिलियन का खर्चा आया था। फ्रांस जैसे देशों को, जर्मनी जैसे देशों को $9 बिलियन का खर्चा आया था। वहीं पर जापान और इटली जैसे देशों को $5 बिलियन का खर्चा आया था न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। और उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं था। लेकिन इंडिया ने सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार किया सिर्फ $900 मिलियन के खर्च में। इतने कम पैसों से इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करना और इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे अचीवमेंट को हासिल करना सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। जिन लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर होमी भाभा आखिरकार कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि डॉक्टर होमी भाभा वही इंसान थे जिन्होंने इस न्यूक्लियर रिएक्टर के पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार किया। उन्होंने ही 3 स्टेज मॉड्यूल को जो है वो तैयार किया गया और ऐसे मेथड को क्रिएट किया जिसकी मदद से आज हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर को बना पाए हैं। उनका विजन बिल्कुल सिंपल था कि देश को कैसे भी करके एक न्यूक्लियर पावर बनाना और देश के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार करना। अगर वो जिंदा होते तो उस टाइम पर उनका बिल्कुल विजन था कि 18 महीनों के अंदर ही वो अपने देश के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे। लेकिन उस टाइम के बहुत ही बड़े-बड़े पॉलिटिशियन जो विदेश में बैठे हुए थे, उनकी जो है वो नज़र इस चीज़ के ऊपर थी और वो इन लोगों से जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया जो है वो अपने खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है और एक सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। विदेश में बैठे हुए उन बड़े-बड़े और सो कॉल्ड पॉलिटिक्स को ये चीज़ें जो है वो चुभने लगी और उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। तो उनके द्वारा और हमारी खुद की इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो डॉक्टर होमी भाभा का एक मिस्टीरियस तरीके से प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। आज तक हमारे देश में लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर होमी भाभा का जिस मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में जो है वो मौत हुई थी, वो वहीं की खुद की करंट गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ही चली गई जो चाल थी, उनकी साजिश के ज़रिए ये सारी चीज़ें हो पाई क्योंकि उनके ऊपर फॉरेन के बैठे हुए पॉलिटिशियंस का, वहाँ के बड़े-बड़े लोगों का जो है वो प्रेशर था कि कैसे भी करके इस चीज़ को रोक लिया जाए। अगर वो उस टाइम पर इस चीज़ को नहीं रोकते तो 1954 में ही जो है वो हमारा देश न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिया होता और हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर होता। वही कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसके लिए आप आज इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, इतनी ज़्यादा जो है वो उनके लिए बातें करते हो कि वो कितनी अच्छी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब आप लोग खुद अपनी आँखों से देख लो कि ये कितनी बढ़िया एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये आप लोग कंपैरिज़न करते हो ना बीजेपी से, भाई कांग्रेस का, कि बीजेपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कम से कम वो नेशनलिस्ट है। कांग्रेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो अपने ही देश के खिलाफ खड़ी हो जाए, अपने देश के अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, अपने देश में जो कभी भी अचीवमेंट को कोई हासिल करे तो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, उनके अगेंस्ट में क्वेश्चंस पूछने लग जाए कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो बकवास है, फेक है, प्रोपेगेंडा है। जी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के द्वारा हमेशा से हमारे देश के खिलाफ जो है वो उन्होंने आवाज़ उठाई है। जब भी देश में कोई भी अचीवमेंट हासिल करता है, ये लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट में काम करने को तैयार हो जाते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कभी भी हमारे देश के जो हैं वो सगे नहीं हो सकते। ये लोग सबसे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।